हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज की क्लास में बात करेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है क्लास 11th के रिवीजन में, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बात कर लिए थे। और ये लास्ट आज का जो हमारा 11th क्लास 11th का वीडियो है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में लास्ट सेशन है, जिसके अंदर हम दो मेन टॉपिक्स की बात करेंगे। एक है ग्लाइकोलिसिस साइकिल और एक है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसमें अब एक्चुअली ये तो चूँकि फैक्चुअल है, ये सब रटने वाले फैक्ट ही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसे इजी करने की। और साथ ही साथ हम कितने नंबर ऑफ एटीपी ग्लूकोज में बनते हैं या कितने एटीपी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनते हैं, कितने एटीपी आपके क्रेब्स के थ्रू बनते हैं, ये भी हम एनालाइज करेंगे। राइट, क्लियर है? तो चलिए आइए बात करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस साइकिल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। सबसे पहले बताना ग्लाइकोलिसिस साइकिल है क्या और उसकी साइकिल को समझाने हैं, एक्सप्लेन करनी है। राइट, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल की। तो देखिए, दो टर्म से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, इस साइकिल को दिया किसने था, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था अप्रॉक्स 19th सेंचुरी के आसपास। मेयर ऑफ पारनास एंड एम्बडेन, इन तीनों के देने की वजह से इसका जो साइकिल का नाम पड़ा वो ईएमपी साइकिल पड़ा। ठीक है, दिस साइकिल इज नोन एज ईएमपी साइकिल, एम्बडेन, मेयर ऑफ पारनास। क्लियर है? इस साइकिल को हम ईएमपी साइकिल बोलते हैं, किसको, आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल को। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स इनटू पायरूविक एसिड। इसमें एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स टूटते टूटते 10 स्टेप के बाद वो डायरेक्ट किस में पहुंच जाता है, आपका पायरूविक एसिड में। तो ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरूविक एसिड में। आगे आपका फैट और प्रोटीन भी टूटेगा अमाइनो एसिड में और वो ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में, लेकिन वो अगले साइकिल में है। लेकिन यहाँ पे केवल किसका लाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। जो बचा हुआ ग्लूकोज का वो किस में हो जाएगा, क्रेब्स में हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू पायरूविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, तो हमने शुरू में ही बताया है। अच्छा, ये साइकिल कंप्लीट कहाँ होता है, तो आपका सेल देखा होगा तो सेल में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, दो चीज़ें ऐसी जगह होती है जहाँ ये दोनों साइकिल होते हैं। पर हमें पता कैसे चले, तो देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और आपका क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपके साइटोप्लाज्म में। इतना तो आइडिया जनरल बेसिक हो गया होगा, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस साइकिल टूटना बस नहीं, पायरूविक एसिड में बदलना भी। अब आता है नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपका ग्लूकोज आएगा। ठीक है ना, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, ये कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब आपने खाना खाया तो खाना कहाँ गया, आपके डाइजेस्ट होते होते उसके मिनरल्स, ग्लूकोज वगैरह के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, सीधे सेल में डाइजेस्ट हुआ। वो डाइजेस्ट जूस कहाँ चला गया, आपके सेल में, एसिमिलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, आपके सेल में। अब सेल में शुरू होती है इसकी मेन प्रोसेस। सेल में जाते ही ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बाकी आप समझ जाइए। ये ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। ब्रेक डाउन होने के बाद टूटेगा जैसे किसकी प्रेजेंस में, हेक्साकाइनेज एंजाइम। ठीक है, हेक्साकाइनेज क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ एंजाइम के नाम चेंज होंगे और उसके लास्ट में ASE लगा रहेगा, ये पहचान है एंजाइम्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये क्या है, हेक्साकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसका क्या मतलब हुआ, ग्लूकोज जब तक था तब तो प्लेन था, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जब ये डाइजेस्ट हुआ, अभी ग्लूकोज से इसमें डाइजेस्ट हुआ, अब ये ग्लूकोज से डाइजेस्ट होगा नेक्स्ट, तो ये किस में बदलेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में, फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हेक्सो आइसोमेरेज, हेक्साकाइनेज आइसोमेरेज, काइनेज आइसोमेरेज, काइनेज आइसोमेरेज।
एंजाइम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें बदला? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पूछोगे तो डिफरेंस क्या है? देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस एक ही मात्र डिफरेंस है, कौन सा? उसके स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज हेक्सागोनल होता है, 6 कार्बन वाला 6 रिंग्स वाला स्ट्रक्चर, और जबकि फ्रक्टोज क्या होता है? 5th कार्बन वाला पेंटागोनल 5 रिंग वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज 1,6 डाई या बाई फॉस्फेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अभी यहाँ क्या था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मतलब कि फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप। अब जब सेकंड स्टेप में आते हैं तो अच्छा, इसको तोड़ने के लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंजाइम तो जरूरत पड़ ही रही है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज की, साथ ही साथ आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? एटीपी। किसमें? एटीपी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट की। यही एटीपी टूट करके एडीपी में बदलता है। दो एडीपी मिला करके एक एटीपी बनता है, इस बात को ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे एडीपी के कुछ मॉलिक्यूल्स टूट करके एटीपी से, कुछ मॉलिक्यूल्स के टूट करके एडीपी में कन्वर्ट हुए, तो कुछ यूटिलाइज कर लिया गया शुरू में और कुछ यहाँ यूटिलाइज कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, दिख रहा है ना, एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम ये कैटालिटिक की तरह इस्तेमाल होता है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ भी ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल, सेकंड स्टेप में भी ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल, फिर थर्ड में भी ग्लूकोज के अच्छा यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ फ्रक्टोज है, और यहाँ क्या है? आपका फ्रक्टोज है। तो दोनों जगह फ्रक्टोज फ्रक्टोज। तो अभी इधर क्या है? 1 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, अभी 2 मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई, ये डाई का मतलब 2 होता है। इसका मतलब होता है फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे 6 पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप, मतलब 2 हैं, इसलिए क्या लिखा है? डाई फॉस्फेट, या यहाँ कहीं कहीं बाई भी लिखा रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद सोचो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड में। अब ग्लिसरडिहाइड जैसे ही नाम आया तो मतलब ये ग्लिसरिक एसिड में बदल चुका, मतलब ये 6 कार्बन से 3 कार्बन में आ गया है, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन वाला ग्लिसरिक एसिड, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ? 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड 3 कार्बन वाला ग्लिसरडिहाइड होता है, ग्लिसरिक एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मोनोसैकेराइड का ये ट्राइओज के अंदर आता है, और ये किस में आते हैं? ये आपके हेक्सोज के अंदर आते हैं, इसलिए हेक्सा लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड में बदल गया कौन? फ्रक्टोज 1,6 डाई या बाई फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ फॉस्फेटेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है ना। क्या इस्तेमाल हुआ होगा? फॉस्फेटेज एंजाइम। अब यहाँ पे एनर्जी का जो मॉलिक्यूल्स हमें मिला कितना? 2 मॉलिक्यूल्स। चौथे स्टेप में क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा 3 स्टेप तक हमारा क्या चल रहा था? फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉस्फोरलाइजेशन हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था। अब देखिए, अब अगले स्टेप के बाद अब एनर्जी बनना शुरू होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर यहाँ से हट गया, अब आया यहाँ से ग्लिसरडिहाइड से ट्राइओज, मतलब 3 कार्बन वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड ये ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, टूटने के बाद ये 1,3 डाईफॉस्फो में तो बदलेगा, लेकिन उसके पहले साइड में एक रिएक्शन होती है, ये 1,6 डाईफॉस्फेट में फॉस्फो ट्राइओज, ये आपको पता ना, ये ट्राइओज है, ये फॉस्फो ट्राइएज किस में बदलेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन को भी हम 3 कार्बन वाला बोलते हैं और ग्लिसरडिहाइड को भी बोलते हैं। इसके बाद जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये किस में बदल गया आपका? 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरडिहाइड 1,3 डाईफॉस्फो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, पहले 3 आएगा, फिर 1,3 आएगा, 6 आएगा, फिर 1,6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से ये ऑफ फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 6 था, फिर 1,6, 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड, और फिर इसके बाद 1,3, 3 के बाद 1,3, जैसे ही 1,3 आएगा इसका मतलब समझ जाइए कि 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3। यहाँ पे क्या था? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या है? फॉस्फोग्लिसरडिहाइड के कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड के कार्बन नंबर 3 पे 3 कार्बन होते ही हैं, लास्ट वाले में जुड़ा रहता है। अभी हम मोलिकुलर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको उतना ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसके बाद आप देखोगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या करेगा, ये एंजाइम इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ये जब टूटा तो ये भी एंजाइम इस्तेमाल किया, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एक हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेज हो रहा है तो ये 3 में कन्वर्ट हुआ, जब 2 होगा तो 1,3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन कार्बन नंबर अभी 3 ही रहेगा, अभी चेंज नहीं होने वाला है, 2 नीचे चेंज होगा, अभी तक यहाँ तक वही रहेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ब्रेक डाउन होकर किसमें बदलता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब एनर्जी बनना स्टार्ट हुई है, तो पहली बार आपको फर्स्ट टाइम एनर्जी कहाँ बन रही है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास बन रही है, सॉरी, हाँ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास बन रही है कितना, टू आपका NAD से 2 NADVH, NAD से 2 NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, NAD से NADH, NAD का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो ये इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा क्या साइड में, चाहिए, अब इतना तो एक बार बता ही दिया, आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है, फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, फॉस्फेट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 NADH कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे कितनी एनर्जी बन गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी काउंटिंग, अब यहाँ पे टेबल नहीं बनी है तो काउंटिंग तो मुझे बतानी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 2NADH2 बन रहा है, मतलब कि 2 × 3 = 6, कितने बन रहे, 6 ATP, मतलब क्या हुआ, 1 NADH = 3 ATP, क्लियर है। अब आगे आपका NADH के बाद क्या बनेगा, ATP बनेगा, 2 ADP = 1 ADP = 2 ADP = 1 ATP। तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 4, कितने बनेंगे, 4, मतलब 2 ATP यहाँ बनेगा। तीसरे स्टेप में 4 ADP, मतलब कि 2 ATP, क्लियर। इस तरीके से टोटल काउंटिंग की अगर बात करेंगे, ये है दोस्तों आपका चार्ट, ठीक है, क्लियर है। अब इस चार्ट में आपको समझना क्या है, ये हमारा टोटल 10 ATP बनेगा लास्ट में फाइनली। अभी हम यहाँ काउंटिंग करेंगे, ये काउंटिंग नीचे होनी चाहिए पर कोई बात नहीं, ठीक है, ये काउंटिंग नीचे होनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, 10 बनेगा, 2 यूटिलाइज हो जाएगा, बचेगा कितना, 8, ये 10 बन रहा है, ठीक है ना,
कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, ठीक है ना, 10 बन रहा है। इधर देखिए 6 और 6 4 10, 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। 1 ADP इक्वल टू 1 ATP, 2 ADP इक्वल टू 1 ATP, तो 4 4 4 बनेंगे तब तो काम होगा ना, ठीक है। तो इसलिए आप नंबरिंग तो ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बन कहाँ कहाँ पे रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेप आपका ये हो गया, 1,3 डाइफॉस्फेट बन रहा है, सिंपल, आपको 6 ATP मिल गया। दूसरे स्टेप में जब ये क्या हो रहा है, फास्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड, 1,3 से किसमें कन्वर्ट हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड, ठीक है। ग्लिसरीडाइड की पोजीशन 3 ही कार्बन वाली है, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरीडाइड से ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप रिमूव हो गया, क्योंकि एक फॉस्फेट हट चुका है। कितने फॉस्फेट बचे, एक ही बचा, कहाँ है, कार्बन नंबर 3 पे है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम ADP हटा सकते हैं, क्योंकि ADP यहाँ ज़्यादा बनेगा तब तो कन्वर्ट होंगे। देखिए यहाँ पे ADP किस में कन्वर्ट हो रहा है, ATP में, ठीक है। तो कितने बन रहे हैं, यहाँ 2 ATP बन रहा है, यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 2 ATP बन रहा है। और वो 2 ATP कैसे बनेगा, 4 से, 4 4 होंगी, आप यहाँ लिख सकते हो 4 4 4 4, ठीक है। मैंने यहाँ टेबल में समझा दी है, ठीक है। यहाँ 2 ATP बनेंगे, यहाँ 2 ATP बनेंगे, पहले स्टेप में 1,3 में और दूसरे स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी 2 बन गए, यहाँ पे भी 2 बन गए, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद अगर आप आगे आओगे तो क्या होगा, ये मेरे हिसाब से ये एक स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, ये स्टेप नीचे वाले में, ठीक है ना, नीचे में बनता है, ठीक है। ये एक ही एक जगह नहीं बनेगा, राइट। एक ही एक जगह नहीं बनेगा, ठीक है, राइट, क्लियर है। ये देखिए अब इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में, 3 से 2 में, मतलब कि एक कार्बन इसमें भी रिड्यूस होगा, तो ये कितने में चला जाएगा, जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक हट जाएगा कार्बन। तो 3 कार्बन वाला किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, या ट्रांसफेरेज है या म्यूटेज है, यहाँ काइनेज है, यहाँ आइसोमेरेज है, यहाँ एल्डोलेज है, ठीक है। और यहाँ ट्राइयोज है, बाकी तो डिहाइड्रोजनेज है। अब इसके बाद डिहाइड्रोजनेज जहाँ जहाँ होगा वहाँ वाटर रिमूव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, वाटर रिमूव हो रहे होंगे, मैंने लिखा नहीं, बाकी वाटर यहाँ पे क्या रो होंगे, रिमूव हो रहे होंगे, H2O क्या हो रहे होंगे, रिमूव, ठीक है, क्लियर, वाटर रिमूव हो रहे होंगे, राइट। अब इसके बाद अगर आप आगे की बात करोगे तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ये भी ब्रेक डाउन होगा एनोलेज एंजाइम की हेल्प से, एनोलेज एंजाइम की हेल्प से ये किस में बदलेगा, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अभी 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड पायरुविक में बदलने के लिए क्या करेगा, 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहाँ बनाएगा, ठीक है, यहाँ क्या करेगा, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 4, 6 6 4 10 ATP आपको बन गई, जो हम यहाँ बनाना चाह रहे थे। और लास्ट में ये बाय प्रोडक्ट रूप में क्या मिलेगा, लास्ट 2-पायरुविक एसिड, यहाँ लिखा नहीं लेकिन यहाँ बनता कितना है, 2, लास्ट में 2-पायरुविक एसिड बनता है, कितने, 2-पायरुविक एसिड। और इस तरीके से दोस्तों ये आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या हो जाती है, खत्म। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर यहाँ तो बता दिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तो ये पायरुविक एसिड आपका लास्ट में बन गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3-फॉस्फो के बाद सारे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 मोल के हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरीडाइड,
1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरीडिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 पायरुविक इनोल एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इसके बाद 2 फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड और 2 पायरुविक एसिड। इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एंजाइम कौन कौन सा लगे? हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, एल्डोलेज, ट्राइओज, इसके बाद डिहाइड्रोजनेज, इसके बाद ट्रांसफेरेज और इसके बाद आपका म्यूटेज, म्यूटेज के बाद एनोलेज, एनोलेज के बाद पायरुविक एसिड। इस तरीके से ये पूरी साइकिल आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते थोड़ा क्रेब्स में, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अगर आप बात करोगे क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रेब्स साइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस या ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड आपका फैट बाय कॉमन मेटाबोलाइज प्रोसेस, ठीक है ना। कॉमन मेटाबोलाइज प्रोसेस, कॉमन मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? इसे डाइजेस्ट किया जाता है तीनों को, और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या बनाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसे इसीलिए टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं। इसको हेंस क्रैब्स साइकिल के नाम से भी इसलिए जानते हैं क्योंकि क्रैब्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जैसे इसको ईएमपी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ऐसे उसको क्रैब्स हैंस क्रैब्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रैब्स साइकिल। कब दिया था आपका? इसमें टाइम मेरा के हिसाब से 1937 में, और इसी काम के लिए उन्हें 1955 में क्या किया गया था, सॉरी 1953 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। अगर इसकी बात करें आगे, तो टीसीए इज अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, सही बात है ना। कई सारे एंजाइम कैटालाइज होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वेयर एसिटाइल को एंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड को एंजाइम आर रिड्यूस्ड विच जनरेट एटीपी इन द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि इसके बाद वो ईटीएस से जुड़ेगा ग्लाइकोलिसिस, और ये क्रेब्स आगे मिल करके आगे चल करके क्या बनाते हैं? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन सिस्टम बनाते हैं। तो वो आगे एटीपी तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ इसमें भी कितने एटीपी बनते हैं? 24 एटीपी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो वो ऊपर वाला दोनों को ज्वाइंट जब करता है तो उसको भी मिला के कितने बनते हैं आपके? 30 बनते हैं, क्योंकि 24 + 6 कर दोगे 30 बन जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, राइट, क्लियर है। अब इसमें बात क्या करते हैं? देखिए, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कंप्लीट कहाँ होता है? दिस साइकिल कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका साइटोप्लाज्म में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स नहीं गद्दे वाला, ठीक है ना, ये अलग मैट्रिक्स है, मतलब उसी से है, लेकिन यहाँ पे वो मैट्रिक्स बात नहीं हो रही, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है, फैट भी है। अब यहाँ पे प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन होगा तो अमाइनो एसिड में बदलेगा, एमीन ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। ग्लूकोज फॉर्म्ड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बदलेगा। फैट अगर टूटेगा तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलेगा, राइट। ये तीनों जब आ करके यहाँ पे आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एसिटाइल को ए एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं? द जॉइंट चेन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इन दोनों को जोड़ने वाली साइकिल, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब यहाँ जैसे ही ये जुड़ेगा तो जुड़ने के ड्यूरेशन में यहाँ से कुछ बची कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोड्यूस कौन सी एनर्जी करता है? यहाँ पे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, सभी साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एनर्जी यहाँ से रिलीज करता है क्या? NAD से NADH2, 2 NADH2 बनाता है, मतलब 6 ATP आपके यही बन गए। क्या बन गए? 6 ATP यही बन गए, राइट, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, किसमें? फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल वगैरह में, तो वो भी टूटेंगे। और टूटने के बाद ये दोनों क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे अमाइनो एसिड डीएमिनेशन भी होगा, तभी तो ये टूटेगा ना, ठीक है ना। ये तो टूट गया पायरुविक एसिड, लेकिन ये भी अमाइनो एसिड भी टूटेगा तो डीएमिनेशन होगा, ये भी अमीन ग्रुप में बदलेगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे तीनों कंबाइंड होकर के आकर के ज्वाइंट करते हैं, तो नीचे क्रेब्स, ऊपर ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए, एसिटाइल को ए एंजाइम इन सब को लेकर के क्या करता है? ये साइकिल को ऐसे राउंड अप शेप में मूवमेंट करवाना शुरू कर देता है। देखिए, सबसे पहले एसिटाइल को ए एंजाइम सिट्रेट एसिड को या सिट्रिक एसिड को, जो कि 6 कार्बन वाला है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, किसके प्रेजेंस में?
सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज किसके प्रेजेंस में? वाटर के। वाटर भी जरूरत पड़ रही है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी लग रहे हैं। और ये फिर किस में टूट रहा है? ये टूट रहा है सिस एकोनिटिक एसिड, जो कि वो भी 6 कार्बन वाला है। किसकी प्रेजेंस में? एकोनिटेज एंजाइम और H2O की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर ये टूटा सिस एकोनिटिक एसिड। और एक चीज और बता दें, यहाँ पे एनर्जी अब लगेगी नहीं, मोस्टली बनेगी। एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होती, क्या होती? केवल एनर्जी बनती है। यूज कहाँ होती? केवल ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। अब देखिए, सिस एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन वाला जो कि है, ये सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि क्या है? 6 कार्बन वाला है। राइट, क्लियर है? देखिए, फैक्ट ही सब फैक्ट है, याद ही करना पड़ेगा, और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। हम इसे थोड़ा रिवाइज करवा के 1-2 बार याद करवा सकते हैं बस। इसके बाद क्या है? सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाले में बदलने के बाद फिर ये क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन का क्या होगा? डिहाइड्रेट होगा, वहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होंगे, और ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के प्रेजेंस में ये आइसोसिट्रिक एसिड किस में बदलेगा? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ज़्यादातर फ्रूट्स के सीड में पाया जाता है, और टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि आप टमाटर वगैरह खाते हो ना, तो उससे तो मिलता ही है। साथ ही साथ ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड यहाँ पे जब ये 2 कीटो ग्लूटेरिक एसिड में बदलेगा, जो कि 5 कार्बन वाला है, तो ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स फिर बनाएगा। क्या बनाएगा? NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होगा? टू NADH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में बदलेगा, जो कितने बनाएगा? 6 ATP। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 ATP यहाँ हो गए, 6 ATP यहाँ हो गए, कितने हो गए? 12 ATP। चलिए और सफ़र देखते हैं, अभी और हमें बनाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 2 कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि 5 कार्बन वाला है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा आपका सक्सिनिल एसिड। वो सक्सिनिक है, ये सक्सिनिल है, वो सक्सिनिक है, ये सक्सिनिल है। को एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हुए, वाटर का इस्तेमाल करते हुए सक्सिनिल एसिड बदलेगा। और जब ये बदलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी भी बनेगी। क्या बनेगी? GDP ADP बदलेगा, GDP ATP बनेगा, और GDP GTP में कन्वर्ट होगा, ADP ATP में कन्वर्ट होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, 2 GDP बराबर 1 GTP, और 2 ATP बराबर 2 GDP बराबर 2 ADP बराबर 1 ATP। मतलब यहाँ पे कितना बने हैं, इसकी काउंटिंग तो थोड़ा हम बाद में करते हैं, हालांकि 4 ही मेरे हिसाब से बनेगा। इसकी काउंटिंग थोड़ी मैं बाद में करता हूँ, थोड़ी मैं ऊपर आ जाता हूँ। जितना कम पड़ेगा हम उसमें इसमें प्लस कर देंगे। अब इसमें आगे आइए, सक्सिनिल को ए एंजाइम क्या करेगा? सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम CO के प्रेजेंस में ये किस में बदलेगा? सक्सिनिक एसिड में बदलेगा। किस में बदलेगा? सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, अब ये सक्सिनिक एसिड में जैसे ही बदलने के बाद फिर ये ब्रेक डाउन होगा, फिर टूटेगा, और सक्सिनिक एसिड फिर टूट करके फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा। किसमें? फ्यूमेरिक एसिड। सब हर जगह एसिड ही एसिड, मतलब एंजाइम ही बन रहे हैं। फ्यूमेरिक एसिड जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा? FADH2 से आपका FADH2, FAD से FADH2, फ्यूमेरिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, इसमें बदलेगा। और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेगा? सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सक्सिनिक एसिड है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सॉरी। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड ये टूटेगा। अच्छा, यहाँ पे एक काउंटिंग आपको और बता दें, यहाँ पे एक चीज़ तो आपको काउंटिंग समझ में आ गई, यहाँ पे एक काउंटिंग आपको और समझनी होगी, तभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ बना दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, आपने NADH2 का तो निकाल लिया, यहाँ पे GDP का, यहाँ पे 2 GDP बराबर 1 ATP। दूसरी काउंटिंग आपको 2, यहाँ पे 2 ATP
या 1 FADS2 इक्वल टू 2 ATP। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे अगर काउंटिंग करें तो? ये तो अभी नंबरिंग वो है, अब बनते कितने हैं, तो 2 बनते हैं ना, तो यहाँ पे ये 2 बनेगा, तो यहाँ पे ये काउंटिंग थोड़ी मैं बाद में निकालूंगा, अभी आप तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, काउंटिंग थोड़ी अभी बाद में निकालूंगा। अब देखिए फ्यूमेरिक एसिड क्या बना रहा है, FAD से 2 FADS2। अब ये FADS2 फ्यूमेरोनिक एसिड की प्रेजेंस में ये वाटर का इस्तेमाल करते हुए मैलिक एसिड में बदलेगा। किसमें? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड क्या करेगा, फिर से ये ऑक्सैलो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इस्तेमाल करके ये किस में बदलेगा, NAD से 2 NADH एनर्जी को प्रोड्यूस करते हुए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बदलेगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से ये ब्रेक डाउन होगा, तो एसिटाइल को एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए फिर से ऐसे ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू 24 आवर चलती रहेगी, है ना, जब तक ये पूरा डाइजेशन नहीं हो जाता। इस तरीके से ये एक साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है दोस्तों एनर्जी काउंटिंग की, कहाँ पे कितना बन रहा है। तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं यहाँ का कितना बना है, 2 NADH कितना बन रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं ना। सबसे पहले वहां पे क्या बना, 2 NADH DS2, मतलब 2 × 3, क्योंकि यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, हालांकि मैं यहाँ बता चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, है ना, अब अलग अलग नहीं लिखूंगा, यहाँ पे बता चुका हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 × 3 = 6, यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 6 ATP यहाँ पे बन गया। तो याद रखिएगा ये किसका, ये क्रैप्स का पार्ट नहीं है, ये जब ज्वाइंट करते हैं तो इन दोनों के बीच बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्रैप्स में कितने बनेंगे वो बाद में बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप आगे आइए, आगे आते हैं, तो आने के बाद आपको नीचे 4th नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे क्या बन रहा है, 2 NAD बन रहा है, कितना, 2 NADS2 बन रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 2 × 3, मतलब कितना, 6 ATP। इसके बाद नेक्स्ट फिर आगे आ जाओ। जैसे ही आप आगे आते हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ADP और GDP बन रहा है, GDP, यहाँ पे नंबरिंग काउंटिंग बता रखा है, ADP का यही बता दिया था, GDP का यहाँ है, तो समझिए कि यहाँ पे GDP, अब यहाँ पे कितना बनेगा, अभी चलिए अप्रॉक्स काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर हम सुधार लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 मिनट, 2 तो होना ही चाहिए, 4 मान लो बन रहा है, तो कितना हो जाएगा इधर, 2 ATP हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 GTP, है ना, और 2 GTP बराबर 2 ATP, तो इसको GTP में काउंट करो या ATP में काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 × 3, 1 मिनट 2 × 2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 2 × 2 नहीं, ये 4 है ना, तो 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 GTP या ATP, उतना ही है। अब नेक्स्ट काउंटिंग में आ जाओ, आगे आते हो नेक्स्ट काउंटिंग में, तो यहाँ पे GDP तो हो गया, ATP भी तो है ना, ADP 4 ADP इक्वल टू 4/2 कितना हो गया, 2 ATP, क्लियर है। अब कौन सी काउंटिंग बची, कितना हो, कितना गया, 4 6 4 10 10 6 16, वैसे 10 हुआ, वैसे मिला के 16 हुआ। अब आगे आ जाओ, आगे जैसे ही आते हो तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे फिर मिलता है FADS2,
2 FADS2 मतलब 4 ATP तो यहाँ बन गए। क्या बनता है? FADS2। FADS2 बराबर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 ATP। कितना हो गया आपका? हो गया 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 4 20। अब बचे कितना? बचे आपके 10। 10 कहाँ है? चेक कर लेते, काउंटिंग कर ही लेते हैं। देखिए 6 तो यहाँ मिल जाएंगे हमें, है ना। यहाँ पे 2 बन रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे इसकी नंबर ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तभी तो यहाँ पे इतना कम है। यहाँ पे ये 4 बन रहा होगा। अगर ये 4 बन रहा होगा, हमें लगता है इसमें कुछ बढ़ेगा, कुछ इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबरिंग बढ़ने के हिसाब से इन्हीं में किसी न किसी में नंबरिंग बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ये टोटल काउंटिंग के हिसाब से सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है? 2 Na, थोड़ी सी मैं नीचे नहीं लिख दिया, पता ही नहीं चलेगा इसमें से, तो नीचे ज़्यादा ही नहीं कर दिया। 2FADS2 इधर कर देते हैं ना। 2FADS2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। और इधर कितना? 2NaDS2 यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 ATP। क्लियर है? इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करोगे तो कितने हो गए? 6 6 4 10, 10 2 12, 2 14, 14 और 6 14 और 12 26। इसमें कम पड़ रहा है ना, तो या तो फिर कम पड़ रहा तो 2 और यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 बनना चाहिए, 4 बनेगा, 4 बनेगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 बनेगा तो 2 ये बढ़ जाएगा, और 1 1 इधर हो जाएगा, ठीक है। 1 1 इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल काउंटिंग अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा आपको? 38। 24 कहाँ बन जाएगा इसमें? 24 कहाँ बन जाएगा इसमें? और जो बाकी बच गए क्या? 6, तो 6 यहाँ बन गए, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो? इसको बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे इसमें? 4 बन जाएंगे, ठीक है ना। कितने बन जाएंगे? 4, ठीक है। ये कितने बनाओ? 4। तो अगर इसे 8 कर दोगे तो हो जाएगा, हाँ 4 कर दो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 14, 14 2 18 2 20, 14 2 16 2 18, 18 और 6 24, 24 6 30, हो गए 30। कर लो काउंटिंग, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये काउंटिंग देखने के लिए मिलता है। टोटल कितने, 24 + 6 30 और +8 +8 38। तो यहाँ 38 नहीं बनते, यहाँ कितने 30 या 24 की बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। राइट, क्लियर। तो आई होप ये साइकिल आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा, ग्लूकोज क्या करेगा, पायरुविक एसिड बदला ग्लाइकोलिसिस थ्रू फैट, फैटी एसिड बदला ग्लिसरॉल बदला, एसिटाइल कोएंजाइम इस्तेमाल करके सिट्रिक एसिड 6 कार्बन को ब्रेक डाउन करके सिस एकोनिटिक एसिड में बदल दिया। फिर आइसोसिट्रेट एसिड 6 कार्बन बदला, फिर ऑक्जेलो सक्सनिक एसिड ब्रेक डाउन होके एनर्जी बनाया, और एनर्जी बनाने के बाद 2 कीटो ग्लूटरेट एंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हुए सक्सिनिल एसिड में बदला, और सक्सिनिक एसिड सक्सिनिल एसिड सक्सिनिक में बदला, सक्सिनिक फ्यूमेरिक में एनर्जी बनाते हुए फिर मैलिक एसिड में बदला, मैलिक एसिड एनर्जी बनाते हुए ऑक्जेलिक एसिड में बदलते हुए फिर से एसिटाइल कोएंजाइम की तरह ये एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट करते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये साइकिल आप अगर 2 बार 3 बार रिपीट करके एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और अगर याद हो जाए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये साइकिल अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये साइकिल बहुत क्रिटिकल है अगर नहीं समझ में आई तो, क्योंकि इसमें आपके मॉलिक्यूल्स के नंबर ही निकालना थोड़ा क्रिटिकल होता है, साथ ही साथ फैक्ट ये जो दिए हुए हैं एंजाइम्स वगैरह के नेम वो याद करना। ठीक है, तो आप इसे वीडियो देखिए, याद करिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।